दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है धूप छाँव। ससुराल में सबका बर्ताव खुशी की समझ से परे था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हितेश ने तो खुद उसे चुना था, उसके प्रेम पर संदेह कैसे किया जा सकता था। लेकिन ये नंदिनी कौन थी जिसका बार बार नाम लेकर भौजी उसके मन में तरह तरह के संशय डाल रही थी। आखिर है कौन ये नंदिनी, उसे पता करना ही पड़ेगा। लगातार नित नए आते हुए सपने आँखों को चुभने लगे थे। उम्मीदों के अंकुर जहाँ फूटे वहीं पर हमेशा के लिए दफन होकर रह गए। एक ही झटके में टूट गया खूबसूरत सा भ्रम। फ़ोन के पैरेलल कनेक्शन पर खुशी ने जो कुछ सुना वह अविश्वसनीय था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसके पति ही हैं। कोई और होता तो वह कतई न मानती इस बात को, लेकिन उसके कान धोखा कैसे खा सकते हैं भला। नई नई शादी हुई थी और उसका पूरा रोमांच एकदम से फुर हो गया। फेरों से लेकर अब तक का घटनाक्रम आंखों के आगे डोलने लगा और उसे सारी चीज़ें याद आ गई। वधू के रूप में उसका गृह प्रवेश, रस्मों रिवाजों का सिलसिला, परिवारजनों का उत्साह, मेहमानों की आवाजाही, हर वक्त की लगातार चलती चहल पहल, बात कही, हंसी मजाक और हवा में लगातार गूंजते ठहाके, यह सब किसी फिल्म की रील का हिस्सा लगते थे। पति हितेश से मिला प्रेम अनमोल था, बिल्कुल अनमोल। उमंगें ऐसी कि पांव ज़मीन पर ना ठहरते। खुशियों को पंख मिले और जीवन को नवल संभावनाएं, यही थी खुशी। हितेश को उसने खुद पसंद किया था। लगन के पहले वर पक्ष की जांच पड़ताल बहुत ही अच्छे से की गई थी। होने वाले वर को जांच परख कर ठोक बजाकर उसके बाद ही फाइनल किया था। तो फिर सब कुछ कितना देखा वाला था। फिर आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ। खुशी को याद आया बहू की रसोई वाला दिन। हितेश उसकी मदद को आकर खड़े हुए थे और उसकी मदद कर रहे थे। अतिथियों को जिमाया जा रहा था। खुशी से हितेश की चुहल को देखकर भौजी ने आंख दबाकर कहा, मैंने पति चुन लिया तो चुन लिया। यह एकदम फिल्मी डायलॉग जैसा लग रहा था। किसी फिल्मी डायलॉग सा नाटकीय उनका संवाद था। उनकी बुलंद आवाज़ व्यंग का पुट लिए थी। खुशी को कुछ विचित्र सा लगा। उसे उनका ये रवैया सही नहीं लगा। यह बात और थी कि जब हितेश ने भौजी को तिर्यक दृष्टि से गुस्से से उनकी ओर देखा तो वह चुप हो गई और धीरे से हंस पड़ी। अब बात आई गई हो गई, लेकिन खुशी को यह सब अजीब लगा। समस्या तब शुरू हुई जब पग फेरे की रस्म के लिए उसे मायके भेजने की तैयारी थी। एक चुलबुली युवती भागती हुई वहां आई। दौड़ने के कारण वह काफ़ी बेहाल हो रही थी। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। ऐसे लग रहा था वह हाँफ रही थी। शीशेदार झरोखों से मुख्य द्वार पर खड़ी होकर हाँफती उस कन्या की झलक मिल गई। आखिर पता चल ही गया। काकी ने भौजी को आंख मारी और बोल पड़ी, आ गई शाम की राधा। बदले में भौजी बहुत ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा उठी। तब तक वह भीतर आ धमकी, मेरे पास। हितेश दा। वह हितेश को बुलाने लगी। अनियंत्रित सांसों के मध्य उसने पुकार लगाई थी। उसकी आवाज़ में कंपन थी। हितेश भैया दोस्तों के संग हैं बिटिया, नई भाभी है ना, वह कमरे में जाके मिल लो, अंदर ही बैठी हैं। जवाब घर के सेवक चंदू काका ने दिया और फिर काका ही उसे वहाँ से ले गए। खुशी के पास खुद ही ले आए। कुछ पलों तक वह खुशी को निहारती रही, फिर भाभी कहकर उससे लिपट गई। भाभी, मैं नंदिनी आपके लिए
फूल गूंथ कर लाई हूँ, ये देखिए आपके लिए गजरा। खुशी की आंखों में प्रश्न उभरा। नंदिनी ने उस जिज्ञासा को पढ़ा, किंतु कोई भी उत्तर उसे नहीं दिया। झट अपनी थैली से गजरा निकाला और खुशी के केशों में अच्छे से सजा दिए। बहुत सुंदर है ये फूल, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और किस क्लास में पढ़ती हो तुम? खुशी ने उससे पूछा। बीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया है। कहते कहते वह लड़की की दृष्टि काकी और भौजी की ओर गई और उनसे टकराई। वह संकोच से भर उठी और वहाँ से चुपचाप चलती बनी। खुशी एकदम से हैरान हो गई। वह चकित थी। उसके निकलते ही काकी ने हुँ कहकर मुंह सिकोड़ लिया और भौजी फिर उसी हिकारत भरे अंदाज में बोल उठी, मैंने पति चुन लिया तो चुन लिया। खुशी हैरान हो गई। क्या हुआ भौजी? काकी जी, आप लोग इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं इस लड़की के साथ? आखिर कौन है ये? कौन है ये नंदिनी? ना बाबा, हम नहीं बताएंगे। काहे से हमसे पूछ रही हो? काहे से जवाब खोलो तो घर भर के बुरे बनो। हमें नहीं पड़ना किसी बात में। कांता भौजी ने पेंच को और ज़्यादा उलझा दिया था। लेकिन भौजी, कहते कहते लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम हितेश से पूछना जो कुछ पूछना हो नंदिनी के बारे में, पर हाँ ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से। जब उसका मिजाज सही हो तभी पूछना, और हाँ थोड़ा जब्त करना, नहीं तो वह जानेगा कि मैके से ही सीख पढ़कर बोल रही हो। हमारा नाम बीच में आने न पाए, वरना कह देते हैं हम, हाँ हम तुमसे बोलना बंद कर देंगे। हाँ, कांता ने आग लगाई। विवाह के बाद पहली बार वह मैके जा रही थी। ऐसे में लड़कियों के पास ढेरों बातें होती हैं, सहेलियों और रिश्तेदारों को बताने के लिए। उल्लास के ढेरों रंग होते हैं जो उनकी मुट्ठी से आलात बनकर फूट पड़ते हैं। पर यहाँ तो दूसरा ही माजरा था। भरे पूरे संयुक्त परिवार में वह जैसे अलग थलग पड़ गई थी। उसके ससुराल के हाल जानने को परिजन पूरे उतावले बैठे थे। किसी भांति झूठी मुस्कान ओढ़कर सबको आश्वस्त करना पड़ा। जैसे तैसे थोड़ी बहुत बातें उन्हें बता दी। अड़ोसी पड़ोसी, नातेदार और बंधु बांधव रौनक बढ़ाने का ठेका लिए थे। सखियों की शरारतें और महिलाओं की गपशप थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सब के बीच वह नितांत अकेली। चंद पलों की मोहलत भी नहीं मिली उसे। एकांत मिल भी जाता तो कांता भौजी का यह जुमला कानों में गूंजने लगता, मैंने पति चुन लिया तो चुन लिया। दिमाग में कीड़ा रेंगता रहता, न जाने क्या बात है, दाल में कुछ तो काला था। वह सोच में थी, हितेश से सवाल जवाब कैसे करे, वह लगातार सोच रही थी। भागते हुए मन को संभालना अब कठिन हो रहा था। अनगिनत प्रश्न उसे लगातार घेरे थे, उसके मन में हलचल मचाए थे। पराई लड़की को हौवा बनाकर उस पर थोपने का मतलब, ये नंदिनी आखिर थी कौन? उसका खुशी से, हितेश से, उसके मायके वालों से भला क्या लेना देना है? कुछ तो पता चले। अनिष्ट की आशंका उसे लगातार बेचैन कर रही थी। हितेश ने खुद उसको चुना था। घुटने टेक कर फूलों का गुच्छा हाथ में थमाकर प्रेम प्रस्ताव दिया था। उनका विवाह प्रेम विवाह था, तो फिर ये उलझन कैसी? क्या उनका कोई अतीत है? ऐसा अतीत जो वर्तमान को ग्रास बना रहा था। हितेश के प्यार में दुराव, छुपाव था या कोई छल? पहली बार जब पति से जानना चाहा तो भावनाएं उमड़ पड़ी। ये नंदिनी क्या भला है हितेश? हर कोई उसका नाम आपसे जोड़ने पर तुला हुआ है। आखिर है कौन वह? कुछ तो बताइए। सुनते ही हितेश के तन बदन में जैसे आग लग गई। उन्होंने उसका हाथ थामा और लगभग खींचते हुए कांता के पास ले गए। वे कहते जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है
अच्छे से पता है मुझे यह सब किसका किया धरा है। कांता का सामना होते ही वह फट पड़े। भौजी, यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है आपको। इस घर में नंदिनी का नाम कोई भी नहीं लेगा। मुझे दोबारा नहीं बताना पड़े यह बात सबको। लल्ला जी, इसमें हम क्या करें? हमसे कैसा बैर? भौजी का मुंह फूल गया और कई दिनों तक फूला ही रहा। वह किसी से बात ना करती। इसकी जिम्मेवार वह खुशी को मान रही थी, जबकि उस बेचारी ने उनका जिक्र तक नहीं किया था। हितेश के तेवर देख कांता सहम गई थी। बिल्कुल कई दिनों तक उस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। खुशी को भी लगने लगा कि वह बेकार ही अपने पति पर संदेह कर रही थी। कुछ खास नहीं होगा। वह भी ऐसी स्त्री के कहने पर जिसके लिए प्रपंच ऑक्सीजन सा था और निंदा रस सफूर्तिदायक टॉनिक। खुशी बेटा, ज़रा इधर तो आओ, देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। वह विचारों के भंवर में डूबी ही रहती यदि सासू माँ ने उसे बुलाया न होता। आगंतुकों को देखकर उसे एक झटका सा लगा। मिठाई का डिब्बा हाथों में लिए नंदिनी अपनी सहेली के संग आई थी। खुशी को देखते ही वह झट आगे बढ़ी और उसके पैर छू लिए। आखिर उसके लिए वह भाभी थी। आग्रहपूर्वक हथेली खोलकर लड्डू भी उसे थमा दिया। संस्कारी खुशी इस वक्त भी कोई तमाशा खड़ा ना कर सकी। सासू माँ का लिहाज भी तो करना था आखिर। नंदिनी उसके भावों को पढ़ नहीं पाई और हितेश से मिलने स्टडी की तरफ दौड़ गई। खुशी का मन पूरी तरह से खट्टा हो गया। उसने ऐसा नहीं सोचा था। पैरेलल फ़ोन पर जो कुछ सुना था वह पुनः उसे कचोट रहा था। हितेश दा, नंदिनी कह रही थी, मेरा जीवन आपकी प्रेरणा से ही सफल हुआ है। आप वह पारस हैं जिसके स्पर्श से पत्थर भी सोना हो जाए, जिस पर भी आपकी कृपा हुई। अब बस करो नंदिनी। हितेश के स्वर में दुलार झलक आया था। नंदिनी, सच में तुमने वह कर दिखाया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना कोई हंसी खेल का काम नहीं, बहुत ही सीरियस है। वह तो आपके ही कारण, आपने ही तो मुझे पढ़ाया था। नंदा, हितेश उसे प्यार के नाम से बुला रहे थे। तुम थोड़ी थोड़ी पागल हो। तुम्हारा यह स्नेह और यह भोलापन बहुत कीमती है मेरे लिए। और नहीं सुन सकी थी खुशी। इससे ज़्यादा वह सुनना भी नहीं चाहती थी। एक तरफ हितेश चाहते थे कि भूल कर भी कोई घर में नंदिनी का नाम ना ले, और दूसरी तरफ यह सब। चंदू काका ने यूँ ही बताया था कि नंदिनी हितेश से ट्यूशन लेती थी। 3-4 साल तक वे लगातार उसी के पास पढ़ती थी। फैज़ाबाद में हितेश की पहली नौकरी लगी थी। वे धनंजय जी के यहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे। वहीं पास में नंदिनी का एक छोटा सा घर भी था। नंदिनी के पिता दीनदयाल उसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि बेटी 12वीं कक्षा में गई थी और वह काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था। बोर्ड एग्ज़ाम का नतीजा अच्छा आना चाहिए था। महंगे ट्यूटर की व्यवस्था करना उसकी हैसियत में पॉसिबल नहीं था। उन लोगों के धनंजय जी और उनके परिवार से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसी का ख्याल कर हितेश नंदिनी को पढ़ाने लगे थे। नंदिनी ने परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक पाए तो उसका बहुत कुछ श्रेय हितेश को मिला। दीनदयाल की पत्नी कमला हितेश का बहुत ही ज़्यादा एहसान मानती है और उनकी खातिर कोई न कोई अच्छा सा व्यंजन बनाकर रखती थी। उनका उस घर में आना जाना लगातार लगा ही रहता। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव पनप गया। बीच में समझौता ज़रूर हुआ था, लेकिन माँ जी और
हितेश के अलावा वे लोग किसी को भी नहीं सुहाते, कोई उनसे बात नहीं करता। दिल्ली में जॉब मिलते ही हितेश पुरानी नौकरी छोड़कर यहाँ माता पिता के पास चले आए थे। उन्होंने ही नंदिनी को फैज़ाबाद से बुलाया था यहाँ दिल्ली में, और दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला भी दिलवा दिया था। वह कलावती हॉस्टल में रहती है और कभी कभार यहाँ आ जाया करती है। चंदू काका ने खुशी को यह कहानी ऐसे ही तो बताई नहीं होगी। चंदू काका बड़े बूढ़े हैं, वे उसके असमंजस और उसकी तड़प को अच्छे से भाप गए होंगे, इसलिए उन्होंने यह सब बातें उसे सुनाई थी। काका से ही पता चला कि उसके पति बीच बीच में उस लड़की की आर्थिक मदद कर दिया करते हैं, लाइब्रेरी से किताबें भी लाकर देते हैं ताकि उसकी पढ़ाई में मदद हो सके। हितेश का यह व्यवहार खुशी के पल्ले नहीं पड़ा। एक तरफ वे कहते हैं कि घर में कोई नंदिनी का नाम तक नहीं लेगा, और दूसरी तरफ दिल कसमसा उठा और आंखें डबडबा गईं। पतिदेव नंदिनी के साथ मॉल जा रहे थे, वहीं से वे कोई उपहार खरीदना चाहते थे, शानदार रिजल्ट का उसे इनाम जो देना था। जाते जाते पत्नी पर उनकी दृष्टि पड़ी, वे स्तब्ध रह गए। छलकते नैनों का उल्हाना उनसे छुपा नहीं रह सका। उन्होंने उसे शांत बने रहने का इशारा किया और हड़बड़ी में वहाँ से चल निकले। मॉल से लौटे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। हितेश नंदिनी को हॉस्टल छोड़ते हुए आए थे। एक नामी रेस्टोरेंट में उसे ट्रीट भी दी थी। माँ जी को बता रहे थे कि नंदिनी को स्मार्टफ़ोन दिलवाया था तोहफे के तौर पर। इतना कुछ देख सुनकर खुशी और भी ज़्यादा विचलित हो गई। वह बिस्तर पर आकर चुपचाप पड़ी रही। दिखावे को पलकें मूंद ली थी, पर नींद कहाँ से आती। थोड़ी ही देर में हितेश अपने कमरे में आ पहुँचे। उसे देखकर वे बोले, मुझे पता है डियर, तुम सो नहीं रही। आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलो उठो, फटाफट मेरे साथ चलो। लेकिन उसे मानो खुशी रूठी ही रही और सोने का लगातार बहाना करती रही। इस पर उन्होंने उसे झिंझोड़ कर उठा दिया और लगभग खींचते हुए टेरेस तक ले आए। खुशी ने क्रोध में उनका हाथ दूर झटक दिया। वहाँ उसका भला क्या काम था टेरेस पर। टेरेस के कोने में एक कोठरी नुमा कमरा था। कमरे की सांकल पर पुराने फैशन का जंग खाया हुआ एक ताला लटक रहा था। एक लंबी सी चाबी से हितेश ने दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा चरमराया तो खुशी की रूह कांप उठी। उसके पति के हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया। हितेश ने जेब टटोलकर पहले टॉर्च ढूंढी और फिर उसी के सहारे स्विच बोर्ड। बत्ती जलाते ही कमरे में मरीयल सी पीली रोशनी छा गई। उन्होंने तब टॉर्च को एक दीवार पर फोकस कर दिया। यह देखो, वे पत्नी की ओर देखकर बोले, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। दीवार पर टंगी तस्वीर देखकर खुशी सिहर उठी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था। तस्वीर वाली लड़की को देखकर जान पड़ता था कि नंदिनी अपनी किशोरावस्था में वापस चली गई थी। पारंपरिक पहनावा और आभूषण उस छवि को और भी काफ़ी आकर्षक बना रहे थे। काफ़ी मोहक, अद्भुत साम्य था उसके चेहरे से इस चेहरे का। फ़र्क बस इतना था कि मुखड़े पर जो आंखें चमक रही थी उनमें थोड़ा सा नीलापन था, जबकि नंदिनी की आंखें कंजी थी। हाँ, इस कन्या के सुनहरे घुंघराले बाल थे, वहीं नंदिनी के केश लंबे और बिल्कुल काले। नंदिनी की फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाली कोई फ़ोटो लगती है, खुशी ने हिचकते हुए धीमे से कहा। इस पर हितेश के होठों पर एक
फीकी सी हंसी उतर आई। उन्होंने गंभीरता से कहा, कयास लगाना बंद करो। यह मेरी छोटी बहन झलक है, जो आज से लगभग 7 साल पहले। कहते ही वह चुप हो गया। कहो हितेश। खुशी हैरान थी। हमें छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। भरे गले से किसी भांति वे वाक्य पूरा कर पाए। रात का सूनापन उन पर हावी हो चला था। एक गहन संवादहीनता उन दोनों के बीच पसर गई। थोड़ी देर पहले जो खुशी इतनी उतावली हो रही थी, सब कुछ जानना चाहती थी, अब कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। वे धीरे धीरे अपने शयन कक्ष की तरफ बढ़ गए। तो श्रीमती जी, मामले को और खोदा जाए ताकि जैसे आप उसकी तह तक पहुंच सकें। हितेश के लहजे में पहली वाली अकुलाहट नहीं थी, बल्कि गंभीरता का पुट था। नहीं हितेश, नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं जान गई हूँ आप नंदिनी पर इतने मेहरबान क्यों हैं, क्योंकि उसकी शक्ल मेरी स्वर्गवासी बहन से मिलती जुलती है। हितेश ने बीच में ही टोक दिया। नहीं खुशी, बात यहीं तक नहीं है। यही एक कारण होता तो पिताजी और भैया भी उसे पसंद करते, पर तुमने तो देख ही लिया कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वे लोग तो मानते हैं कि नंदिनी अपने लालची घरवालों से मिलकर मुझे लूट रही है। मेरी कमाई का 1/4 हिस्सा उस पर खर्च हो जाता है, पढ़ाई या किसी और बहाने। पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी बात अच्छे से जान लो। हितेश गंभीर हो गए। वे अपने ही रौ में कहते चले गए, मैं नंदिनी को पढ़ाया करता था। शुरू में मेरे खाने पीने का ध्यान वही रखती थी। मुझे देखते ही चाय बना लाती, पढ़ाई के बाद मेरे आराम की व्यवस्था कर देती। कहते कहते वे अचानक शून्य में ताकने लगे। आप कहते रहो हितेश, मैं सुन रही हूँ। पति के आग्रह पर हितेश थोड़ा सा हिचकिचाए और फिर बोले, यह सब बहुत स्वाभाविक था और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। वह झलक की हम उम्र थी, मुझसे 7-8 साल छोटी, सो कुछ भी गलत नहीं लगा। तो फिर खुशी पूछे बिना नहीं रह सकी। फिर धीरे धीरे अपने पिता दीनदयाल के सिखाने पर उसके हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वे जानकर हम दोनों को अकेला छोड़ देते, किसी न किसी बहाने उसे मेरे साथ बाहर भेज देते। कभी उसे कॉलेज ड्रॉप करना होता तो कभी किसी सहेली के घर। आगे क्या हुआ, रहस्य गहराता जा रहा था और खुशी की उत्सुकता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। भोली भाली नंदिनी अपने पिता के बहकावे में पूरी तरह आ गई, जो बिना दहेज के ही मुझे फांस लेना चाहते थे। मैं झलक की परछाई उसमें देखता था, इसलिए समय रहते उसका इरादा जान न सका। मैं उस तरह सोचता ही नहीं था। उसके स्नेह प्रदर्शन को मैं मूर्ख एक बहन का प्रेम समझता रहा। दीनदयाल के निर्देश पर वह मुझे दादा कहने के बजाय माँ साहब कहने लगी, जो शुरू में मुझे थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन यह तो बहुत अजीब बात थी। लेकिन तब भी मेरी आँखों से भ्रम का पर्दा नहीं उठा। मैं तब भी नहीं समझ पाया। हितेश चुप हो गए थे। कहानी पराकाष्ठा को छूने ही वाली थी। फिर पत्नी से उनकी यह चुप्पी सहन नहीं हुई तो वह उनके पास आकर बैठ गई। खुशी का आशय समझकर हितेश ने आखिर अपना मौन तोड़ दिया और आगे बताने लगा। एक दिन दीनानाथ के परिवार के साथ मैं थिएटर गया। नंदिनी को जानबूझकर उन्होंने मेरे पास बिठा दिया था ताकि वह मेरे पास बैठी रहे। कोई प्रेम प्रसंग दिखाया जाता तो वह मेरी ओर देखती। एक बार तो हद ही हो गई जब हीरो ने हीरोइन के गले में बाहें डाली और हितेश
आगे कहिए ना, आगे क्या हुआ? खुशी से हितेश का संकोच सहन नहीं हो रहा था। तब नंदिनी मुझसे बिना वजह सटने लगी और मुझे उसे ज़ोर से लताड़ना पड़ा। मैंने उसे थिएटर में ही बहुत कुछ भला बुरा कह दिया। पति पत्नी कुछ देर अवाक होकर बैठे रहे। समय की नज़ाकत देखकर हितेश आगे बढ़े। दीनदयाल जी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने ही नंदिनी को बढ़ावा दिया होगा, उसकी मति फेर दी होगी। मेरे पवित्र स्नेह का अर्थ उन बाप बेटी ने गलत लगा लिया था। संयोग से बड़े भैया कांता भौजी को लेकर मुझसे मिलने फैज़ाबाद आए हुए थे। नंदिनी ने अपने पागलपन में भौजी के सामने ही यह घोषणा कर दी थी कि मैंने पति चुन लिया तो चुन लिया। भैया ने मुझसे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यदि मैं उस दिन दीनदयाल जी के यहाँ गया तो वे यह मान लेंगे कि नंदिनी से विवाह करने में ही मेरी रुचि है। मैं मुकर गया क्योंकि मैं ऐसा सोचता भी नहीं था। तो नंदिनी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अरे, खुशी की पुतलियाँ विस्मय से फैल गईं। आगे क्या हुआ? खुशी ने पूछा। आगे? हितेश मुस्कुराए। तुम्हारी तरह उसे भी झलक की तस्वीर दिखानी पड़ी, यही तस्वीर जो मैंने तुम्हें दिखाई। मैं समझ गई हितेश, आप क्या कह रहे हैं। यह कहते हुए खुशी से अपने पति से लिपट गई। उन्हें जब और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं थी और फिर खुशी की खुशी सचमुच में वापस लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।